आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का ये तफसीली जायजा कराची के एक ऐसे बदनाम जमाना इलाके की तारीख और हौलनाक हकीकत को बेनकाब करता है जिसकी कहानियां किसी भी क्राइम थ्रिलर से ज्यादा खौफनाक हैं। हम बात कर रहे हैं लियारी की और उसके इस बेताज बादशाह की जिसने एक तरफ तो लोगों के दिलों पर राज किया लेकिन दूसरी तरफ पूरे शहर को खौफ में मुब्तला रखा। हमारा मकसद दस्तयाब मवाद और हक़ाइक़ का बिल्कुल गैर जानिबदाराना जायज़ा लेना है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ एक ऐसे हौलनाक वाक़े से करते हैं जिसने लियारी की गलियों को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। देखें ज़रा, एक मंजर तसव्वुर में लाएं। एक मोहल्ले में जश्न का समा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बज रही हैं और एक फुटबॉल मैच चल रहा है। अब लियारी के लोग तो हमेशा से फुटबॉल के दीवाने रहे हैं, लेकिन जब एक सहाफ़ी ने इस हुजूम में झांक कर देखा ना, तो उसके होश उड़ गए। उज़ैर बलोच और बाबा लाडला जैसे खतरनाक गैंगस्टर्स फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन वो जिस गेंद को लात मार रहे थे वो कोई फुटबॉल नहीं थी, वो उनके हरीफ अरशद पप्पू का कटा हुआ सर था। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं था, बल्कि लियारी गैंग वॉर की एक इंतहाई तल्ख और हौलोनाक हकीकत थी। और ये लोग कितने सफ़ाक थे, इसका अंदाज़ा अरशद पप्पू के इस एक बयान से लगाया जा सकता है जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। एक पिछले शिकार के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा था, मैंने तो उसके सिर्फ 16 टुकड़े किए, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं उसका कीमा बना देता। जरा सोचें, ये वो खौफनाक माहौल था जिसमें हमारे आज के मरकजी किरदार अब्दुल रहमान बलोच और रहमान डिकेत की परवरिश हुई। वो रहमान डिकेत जो कभी इसी अरशद पप्पू का गहरा दोस्त हुआ करता था। तो कहानी शुरू होती है लियारी की तारीख गलियों से। अब सबकी जड़ें समझने के लिए ना हमें जरा पीछे 1970 की दहाई में जाना होगा। लियारी की कहानियां कभी भी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। रहमान के वालिद हाजी दाद मोहम्मद उर्फ दादल की शख्सियत को ही ले लीजिए। इलाके के लोग उन्हें एक मुखय्यर शख्स के तौर पर याद करते हैं, जिसने ट्रांसपोर्ट का कारोबार किया, स्कूल बनाए, फुटबॉल क्लब कायम किए। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का रिकॉर्ड बताता है कि हाजी दादल और उसके भाई मंशियात के बहुत बड़े डीलर थे। मतलब एक ही शख्स को लियारी का मसीहा भी समझा जाता था और कानून की नज़र में वो एक मुजरिम भी था। और यहीं से शुरू होता है रहमान डकैत का उरूज। ये एक ऐसा उरूज था जिसकी बुनियाद दरअसल एक बहुत बड़े ज़ाती नुकसान पर रखी गई थी। 1976 में रहमान पैदा हुआ। जब वो छोटा था तो सियासी क्रैकडाउन के दौरान उसके वालिद को जेल भेज दिया गया और वहीं उनका इंतकाल हो गया। बाप का साया सर से उठा तो रहमान ने छठी जमात के बाद ही स्कूल छोड़ दिया और गलियों में आवारागर्दी शुरू कर दी। क्या आप यकीन करेंगे कि 1989 में सिर्फ 13 साल की उम्र में पटाखा फोड़ने से रोकने पर उसने एक शख्स को छुरियों के वार से जख्मी कर दिया, और फिर 1992 में मंशियात के एक तनाज़े पर उसने अपने पहले दोहरे कत्ल की वारदात अंजाम दी। उसकी दुनिया बहुत तेज़ी से तारीख हो रही थी। जब रहमान के चचा को एक हरीफ गैंगस्टर ने कत्ल किया तो रहमान को एक नए सरपरस्त की ज़रूरत पड़ी, और वो कौन था? हाजी लालू, लियारी का गॉडफादर। ये उस वक्त अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा बॉस था जिसका कंट्रोल जराइम, मंशियात और यहाँ तक कि सियासी और पुलिस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग तक फैला हुआ था। हाजी लालू ने रहमान को अपने साये में ले लिया। रहमान की शादी भी उसी खानदान में कर दी गई और इस तरह हाजी लालू, उसका बेटा अरशद पप्पू और रहमान एक ही ताकतवर गैंग का हिस्सा बन गए। और फिर शुरुआत होती है इस खौफनाक दौर की जिसे हम लियारी गैंग वॉर्स के नाम से जानते हैं। देखें, जराइम की दुनिया में इत्तेहाद कभी हमेशा के लिए नहीं होते। इनका ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब रहमान को एक पुलिस छापे में गिरफ्तार कर लिया गया। वो जेल में था, जमानत नहीं हो रही थी, तो उसने हाजी लालू को पैगाम भेजा कि मेरी जो 1 करोड़ रुपए की रकम आपके पास पड़ी है उसे जमानत के लिए इस्तेमाल करें। हाजी लालू ने साफ इनकार कर दिया, कहने लगा मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं। बस यहीं से बगावत शुरू हुई। 1997 में रहमान सिटी कोर्ट से फरार हो गया और सीधा बलूचिस्तान के इलाके हब में छुपकर अपना नया नेटवर्क बनाने लगा। अब नक्शा कुछ यूं था, एक तरफ रहमान डिकैत, बाबा लाडला और फैसल पठान, और दूसरी तरफ उनका पुराना गॉडफादर हाजी लालू और अरशद पप्पू। इस जंग ने पूरे लियारी को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया। एक दूसरे के रिश्तेदारों और दोस्तों को चुन चुन कर मारा जाने लगा और कराची की सड़कें खून से नहला दी गईं। 35, जी हां 35। पुलिस की तफ्तीश में रहमान ने खुद एतराफ़ किया कि वो 35 अफराद के कत्ल में बराह रास्त मुलविस था, जिनमें पुलिस अफसरां और हरीफ गैंग के लोग शामिल थे। इस जंग की सफाकी आप इस बात से देखें कि जब इलाके की एक समाजी शख्सियत अनवर भाईजान ने सुलह करवाने की कोशिश की तो रहमान ने उन्हें भी कत्ल कर डाला। पूरा लियारी मुकम्मल तौर पर खौफ के साए में था। अब आते हैं एक और अहम पहलू की तरफ, सियासत, ताकत और तहफ़्फ़ुज़। जाहिर है
गैंग वॉर सिर्फ गलियों तक तो महदूद नहीं रह सकती थी, उसे अब सियासी छतरी चाहिए थी। जराइम पेशा अफराद को कानून से बचना था और सियासी जमातों को अपना कंट्रोल बरकरार रखना था। तो ज़राए बताते हैं कि 2007 के इंतखाबात से पहले रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक ऐसा ही बाहमी इत्तिहाद वजूद में आया। रहमान को सियासी कवर मिल गया और पार्टी को लियारी में अपना मजबूत होल्ड बरकरार रखने में मदद मिली। और हैरत की बात देखें, ये वही रहमान बलोच था जो बेनज़ीर भुट्टो की वापसी पर उनके सिक्योरिटी स्क्वाड का बाकायदा हिस्सा था। अब इस सियासी तहफ़्फ़ुज़ का नतीजा इंतहाई खौफनाक निकला। पीपल्स अमन कमेटी के नाम पर रहमान ने पूरे शहर में भत्ताखोरी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिछा दिया। मकामी ताजरों, टिम्बर मार्केट और खारादर में अगर कोई भत्ता न देता तो सीधा दस्ती बहू से हमला होता। मतलब कराची पोर्ट से निकलने वाले नेटो सप्लाई के कंटेनर्स तक रहमान को भत्ता दिए बगैर नहीं गुजर सकते थे, और ईरान से तेल की स्मगलिंग पर भी इसी का राज था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब तजाद है। वो एक तरफ भत्ताखोर और कातिल था, तो दूसरी तरफ लियारी के गरीबों के लिए उसने रॉबिन हुड का रूप धार रखा था। उसने मकामी स्कूलों और क्लिनिक्स की फंडिंग की, इलाके में 24 घंटे साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई, गरीबों में राशन तकसीम किया और अपने डेरे पर रोज़ाना जिरगे लगाकर लोगों के मसाइल हल किए। बिल्कुल इसीलिए आज भी लियारी के बहुत से लोग इसे मुजरिम नहीं बल्कि अपना मसीहा मानते हैं। लेकिन ज़रा सोचें, इस मसीहाई के पीछे जमा होने वाली दौलत का हुजूम क्या था? 150। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2006 तक रहमान 150 एकड़ ज़रई ज़मीन, 33 घरों और बेशुमार दुकानों का मालिक बन चुका था। यहाँ तक कि इसने ईरान में भी जायदादें बना ली थीं। ये कोई छोटी मोटी सल्तनत नहीं थी। और बिलाखिर द फाइनल एनकाउंटर यानी आखिरी मुकाबला। तारीख गवाह है, कोई भी बादशाह हमेशा तख्त पर नहीं रहता। रहमान का गुरूर और हद से ज्यादा खुद एतमादी ही उसके जवाल का सबब बनी। ताकत के नशे में इसने लियारी से बाहर के सियासतदानों को भी कंट्रोल करना चाहा और किमाड़ी के टाउन नाज़म से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा मांग लिया। बस ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आला सियासी क़यादत ने उसे इंतहाई संजीदगी से लिया और उसकी गिरफ्तारी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। मशहूर पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम और लियारी टास्क फोर्स उसके पीछे लग गए। आखिरकार जब रहमान बलूचिस्तान से कराची आ रहा था तो पुलिस ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर 0 पॉइंट पर नाकाबंदी की और उसे धर लिया। जैसे ही लियारी में रहमान की गिरफ्तारी की खबर फैली तो वहां हलचल मच गई। इसे बचाने के लिए रातों रात मकामी मालदार लोगों ने लगभग 1 करोड़ रुपए जमा किए ताकि रिश्वत देकर रहमान की जान बचाई जा सके। औरंगजेब नामी एक शख्स ये भारी रकम लेकर पुलिस वालों से मिलने गया, मगर किस्मत का फैसला तो पहले ही हो चुका था। ज़राए बताते हैं कि वो भारी रकम भी गायब हो गई और रिश्वत देने जाने वाले भी कभी वापस नहीं आए। 2009 में पुलिस का सरकारी बयानिया तो आपको पता ही है, वही रिवायती कहानी कि मली लिंक रोड पर एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया, फायरिंग हुई और जवाबी फायरिंग में वो मारे गए। मगर अंदर की कहानी पूरा शहर जानता था और ज़राए का भी यही मानना था कि ये एक मुबैना तौर पर जाली और तयशुदा इनकाउंटर था। लियारी का बेताज बादशाह आखिरकार चौधरी असलम की गोलियों का निशाना बना। तो दोस्तों, इस सब के बाद हम एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आके रुकते हैं। क्या रहमान डकैत की मौत से लियारी में अमन आया? बदकिस्मती से बिल्कुल नहीं, बल्कि इसकी मौत ने ताकत का एक ऐसा खला पैदा किया जिसे पुर करने के लिए उज़ैर बलोच और बाबा लाडला सामने आए। और अगले 5 सालों में लियारी में इतना खून बहा जितना पिछले 50 सालों में नहीं बहा था। तो क्या जराइम की दुनिया का ये खूनी चक्कर कभी टूट सकता है, या एक के मरने से सिर्फ एक और नया जालिम पैदा होता है? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस तफसीली जायजे में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।